साथियों, बहुत बहुत स्वागत है नवजीवन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जीएस ऑफिशियल नवजीवन में। मैं रोशन एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नया क्वेश्चन आवर एट 9 PM लेकर के। और आज देखने की बारी है साइंस के 20 महत्वपूर्ण सवालों की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 20 महत्वपूर्ण सवाल, जिसमें कॉन्सेप्ट पूरा मिलेगा और कॉन्सेप्ट के द्वारा आप उस टॉपिक को पूरा समझने का प्रयास करें और इसको अपने पढ़ाई में शामिल करें। आने वाले बिहार इंटर एग्जाम में जो 25 सवाल है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण आपको मदद मिलेगी यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 9 PM 12वां सेट है ये, और आज बारी है साइंस के महत्वपूर्ण सवालों को देखने का, जिसमें आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान दीजिए क्या कहता है। ये कहता है कि कह रहा है कि जिन अंगों का उत्पत्ति भिन्न होता है तथा कार्य समान होता है वो कहलाता है होमोलोगस ऑर्गेन, एनालोगस ऑर्गेन, वेस्टिजियल ऑर्गेन, या सभी क्या कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है बायोलॉजी के इवोल्यूशन से, और इवोल्यूशन में पढ़ना होता है होमोलोगस और हेमोलोगस ऑर्गेन। ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके लिए जा रहा है एनालॉगस ऑर्गेन के तौर पर, जो आंसर बी हो रहा है। एनालॉगस मतलब होता है समरूप अंग, और समरूप का मतलब जिसका रूप समान हो, भले उसका बनावट, उसका जन्म डिफरेंट तरीके से हुआ हो लेकिन रूप समान हो। और रूप समान कैसे होता है? तो कार्य से समान होता है। तो ध्यान रखेंगे ये समरूप है, यहाँ पर जन्म और बनावट जो है वो डिफरेंट होता है, अलग तरह से असमान होता है, असमान। लेकिन अगर कार्य को देखेंगे तो कार्य जो यहां होगा वो आपको समान मिलेगा। ध्यान रखना है, कार्य क्या मिलेगा? समान मिलेगा। तो ये आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर। तो ध्यान रखेंगे समान है कार्य। अब ऐसा जैसे होता है कि तितली होती है, तो तितली का और पक्षी का, ये दो चीज का देखें तो दोनों के पास पंख है, और पंख दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। तितली का पंख एक काइटिनस पंख होता है, लेकिन पक्षी का पंख में एक मसल्स, ब्लड, हड्डियां सब होती है। इसलिए इन दोनों का पंख जो है बनावट अलग है, लेकिन कार्य दोनों का क्या है? उड़ना है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि उड़ने में दोनों मदद करता है, कार्य समान है, भले बनावट भिन्न है, इसलिए इसको क्या मानेंगे? एनालोगस ऑर्गन मानेंगे। जबकि होमोलोगस का मतलब होता है समजात अंग, समजात। और जात का संबंध किससे होता है? कि जो व्यक्ति जहां पर जन्म ले लेता है तो जन्म के हिसाब से उसका जात हो जाता है। मतलब यहां जन्म समान होगा, बनावट समान होगा, लेकिन कार्य समान या असमान हो सकता है। यहां पर जन्म समान है, यहां पर कार्य समान है। याद रखना है, जैसे मनुष्य का हाथ है और गाय का आगे वाला पैर है, दोनों का बनावट एक जैसा है, गर्भावस्था में दोनों एक तरीके से बनता है, लेकिन दोनों में कार्य बिल्कुल डिफरेंट है। मानव का हाथ पेन से लिख सकता है, लेकिन गाय का आगे वाला पांव सिर्फ चलने का काम करता है। तो ये ध्यान रखें, यहाँ जन्म समान है और यहाँ कार्य समान है। यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसको अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंग मतलब वैसे अंग जो हमारे शरीर में अब बेकार पड़े हुए हैं, काम नहीं करते हैं, पहले काम करते थे अब नहीं करते हैं, इसलिए इसको अवशेषी अंग बोला गया। और अवशेषी अंग के रूप में आप याद रखेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को, कॉकिक्स जो हमारा टेल बोन है वो, विजडम टीथ जो अकल का दांत है वो, उसके अलावा और भी है जो पढ़ने हम लोग चैप्टर में। तो ध्यान रखेंगे पहला सवाल को। अगला सवाल जो दूसरा है वो फिजिक्स से लिया गया है, और फिजिक्स का मैकेनिक्स का सवाल है। कह रहा है कि त्वरण के साथ चल रही गति में पिंड का वेग समय के साथ क्या होता है? तो त्वरण के साथ चल रहा है, त्वरण जिसको हम कहते हैं A बराबर V-U/T, ये त्वरण है। कहता है वेग क्या होगा उसका? तो ध्यान देंगे घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या कोई नहीं। तो मान लें कि किसी पिंड का त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया त्वरण। इसका मतलब क्या है कि पिंड का वेग जो है वो वेग हर सेकंड में, एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ये क्या होता है? बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना है, बढ़ता है। तो ये क्या होगा? त्वरण अगर है तो उसका बढ़ेगा। त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलेरेटर। तो आप देखोगे गाड़ी को एक्सेलरेटर देते हैं तो गाड़ी का स्पीड क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि वेग क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कॉन्सेप्चुअली, कि अगर
त्वरण के बारे में दे कि त्वरण का मान अगर ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो निगेटिव त्वरण को मंदन कहते हैं, और मंदन को रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन से क्या होगा, वेग का मान घट जाएगा। जब ब्रेक लगाते हैं तो रिटार्डेशन मंदन लगता है, एक्सेलरेटर से त्वरण लगता है, तो आंसर आपका बढ़ेगा होता है। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कहता है यहां पर कि पिंड को नीचे से ऊपर फेंका जाए, पिंड को नीचे से ऊपर फेंका जाए तो पिंड पर जो लगने वाला त्वरण है उसका मान क्या होगा। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है, ऑप्शन वही है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या कोई नहीं। तो नीचे से ऊपर, अगर ये पृथ्वी मान लें, यहां से एक पिंड को ऊपर फेंकें, तो जब फेंक दिए तो वो फ्री हो गया, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, तो पृथ्वी कर रही है, और पृथ्वी के अंदर अट्रैक्शन है गुरुत्वाकर्षण के रूप में, जी काम कर रहा है। तो जब ऊपर जाएगा ये, तो नॉर्मली पिंड पृथ्वी के आसपास होता है, नॉर्मल डिस्टेंस में फेंकेंगे तो ये जी का मान पृथ्वी के आसपास आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही इसका वेग पर प्रभाव पड़ेगा। ऊपर जाने में वेग घटेगा और नीचे आने में वेग बढ़ेगा, लेकिन त्वरण का मान ए जो होगा वो जी के रूप में काम करेगा, और जी का वैल्यू पृथ्वी के आसपास कांस्टेंट रहेगा। तो क्या कहेंगे, समान रहता है। आंसर हो गया यहां क्या, सी। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कहता है फिजिक्स का एक और सवाल, फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का है, और केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर से सवाल है। कह रहा किसी तत्व का परमाणु संख्या किस पर निर्भर करता है, किसी तत्व का परमाणु संख्या किस पर निर्भर करता है। तो परमाणु संख्या एटम का होता है, किसी भी एटम का जो परमाणु संख्या है, जिसको केमिस्ट्री में जेड से सूचित करते हैं, जेड बराबर परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या क्या है कि एक एलिमेंट में, जो एटम किसके है, एलिमेंट में है, और एलिमेंट में हम एलिमेंट को जो पहचानते हैं वो पहचानने का काम एटॉमिक नंबर से होता है, और एटॉमिक नंबर किसी एटम का जो दिया जाता है वो जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या से पता चलता है। किसकी संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से। तो ध्यान रखना है, तो प्रोटॉन की संख्या मतलब आंसर क्या होगा, प्रोटॉन, और जेड जो होता है वो बराबर पी के, और पी याद रखना है किसके, ई के बराबर होता है, मतलब जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। इसलिए याद रखेंगे कि एटॉमिक नंबर जो होगा वो किसके बराबर माना गया है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर माना गया है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि एक एटम में प्रोटॉन जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आया है वो प्रोटॉन की संख्या के आधार पर आया है। तो ये आपका सवाल, पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। और ये एक फैक्चुअल सवाल, जैसा सवाल आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है हर विषय से, और ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे आगे के सेट में, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पांचवा सवाल जो है कहता, दिए गए कथन पर विचार करें। कुछ कथन दिया गया है। पहला कथन कहता है तत्वों के समस्थानिक होते हैं, तत्वों के समस्थानिक होते हैं, जबकि दूसरा कथन कहता है समान परमाणु संख्या वाले तत्वों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान दिया जाता है। समान परमाणु संख्या वाले तत्वों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान दिया जाता है। कथन एक कहता है कि तत्व के आइसोटोप्स होते हैं समस्थानिक, दूसरा कथन कहता है कि समान परमाणु संख्या वाले को आवर्त सारणी में समान जगह दिया जाता है। समान स्थान, सम और प्लस स्थान को जोड़ते हैं तो इसी को कहते हैं सम स्थानिक, और इसी को अंग्रेजी में आइसोटोप्स कहा गया है। और ये किसी भी एलिमेंट का ही होता है, एलिमेंट ही आइसोटोप का निर्माण करते हैं। कहा जाता है कि एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर हो और मास नंबर हो वो डिफरेंट हो, असमान हो, तो उसको हम आइसोटोप बोलेंगे। और यही लिखा गया। तो ऐसे एलिमेंट जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14 आपस में क्या है, आइसोटोप्स है। और ये आइसोटोप्स इसलिए है कि दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन दोनों का मास नंबर एक का 12 एक का 14 है। तो यहां का समस्थानिक होते हैं तत्वों के, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि इसी समस्थानिक के आधार पर परमाणु संख्या को एक ही स्थान दिया जाता है। कथन एक सही है, कथन दो गलत है। ये गलत है। कथन एक और दो दोनों सही है, दो एक की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है कि कथन एक भी सही है, दो भी सही है, और कथन दो जो है एक की व्याख्या करता है। तो बाकी ऑप्शन तो गलत होगा, तो ये ध्यान देना है।
अगला सवाल छठा जो आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, जो एक इंपॉर्टेंट सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहता है सूर्य है और सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन, और इसके लिए ईंधन है। तो कौन है ईंधन, किसके लिए? सूर्य में जो नाभिकीय संलयन है उसके लिए। कहता है हीलियम है, हाइड्रोजन है, यूरेनियम है, या सभी है? तो याद रखेंगे कि नाभिकीय संलयन की क्रिया में ईंधन जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन जो सूर्य में है वो दो रूप में होता है, और दो रूप में जो रिएक्शन होता है वो एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम रिएक्शन करता है तो हीलियम का निर्माण करता है, और इसके साथ ही उससे बहुत मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो हीलियम का निर्माण के लिए हाइड्रोजन का दो आइसोटोप के इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन है, और इसी से ईंधन मिल रहा है, इसीलिए इसको ईंधन माना गया। किसका? न्यूक्लियर फ्यूजन का। तो आंसर हो गया आपका हाइड्रोजन। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी कीजिए, आंसर देखते हैं हम, और उसके द्वारा पता लगता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और लाइक भी कीजिए वीडियो को, अपने सभी ग्रुप में शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि ये आपको एक बड़ा ग्रुप मिले और उसके द्वारा हम अच्छे अच्छे चीजों को आपको लेकर आए, ताकि आपको रिजल्ट में मदद मिले। और ध्यान दें कि आप अगर शेयर करते हैं तो इसके द्वारा दूसरे विद्यार्थी को भी लाभ मिलेगा और वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए, करा रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्ड में ऊर्जा का सही क्रम है। तो केमिकल बॉन्डिंग का एक सवाल है कि बॉन्डिंग जो होता है बंधन में, उसमें किसकी एनर्जी ज्यादा है और कम है, इसका ऑर्डर बढ़ते क्रम में। तो वैद्युत संयोजन यौगिक, सह संयोजन यौगिक बंधन या उप सह संयोजन बंधन, उप सह संयोजन बंधन, सह संयोजन बंधन या वैद्युत संयोजन बंधन। यहां सह संयोजन वैद्युत या उप सह संयोजन, वैद्युत संयोजन उप सह संयोजन, सह संयोजन। तो क्रम सही है। क्रम मतलब होता है नॉर्मली कम से ज्यादा, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ मतलब जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले रखेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको बाद में रखेंगे। अब इस हिसाब से कौन सही क्रम है, तो ध्यान देंगे कि इसमें जो ऑप्शन जा रहा है वो बी जा रहा है, उप सह संयोजन, उसके बाद सह संयोजन और सबसे ज्यादा वैद्युत संयोजन। क्योंकि ये बंधन बनता है आवेश के कारण, ये बंधन बनता है आवेश के कारण, चार्ज के कारण, और आवेश के बीच लगने वाला बल बहुत मजबूत होता है। ये बनता है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण, तो साझेदारी थोड़ी सी कमजोर होती है। और उप सह संयोजन बंधन बनता है एक तरफा साझेदारी से, एक तरफ का बॉन्डिंग होता है इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर से। तो इस रूप में जब लोन पेयर से होगा तो एक तरफा होगा, तो ये सबसे कमजोर होगा। तो तीनों में सबसे मजबूत वैद्युत संयोजन और सबसे कमजोर उप सह संयोजन। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है, एक सवाल है केमिस्ट्री से, हाइड्रोकार्बन से। कहता है इनमें किस हाइड्रोकार्बन की कार्बन कार्बन के बंधन की लंबाई सबसे कम है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम है कार्बन कार्बन की। तो ध्यान रखेंगे C2H6 है, C2H4 है, C2H2 है या CH4 है। तो ध्यान देंगे कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये 3 तरह का बंधन। जब बंधन अकेला होता है तो ये सबसे लंबा बंधन होता है, ये ध्यान रखना है। जबकि अगर डबल बॉन्ड होगा तो ये मीडियम दर्जे का होगा, मध्यम होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सबसे छोटा होगा। तो ध्यान रखेंगे ट्रिपल बॉन्ड किसमें है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहां पर दिख रहा है एक में, जिसका नाम है C2H2, इसको हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं। और एसिटिलीन में C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर से H, इधर से H, ये ट्रिपल बॉन्ड के कारण इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है। यहां सबसे कम दिया है, सबसे छोटा। लेकिन ऊर्जा अगर पूछता तो ऊर्जा इसी का सबसे ज्यादा होता, क्योंकि 3 बॉन्ड बना हुआ है। यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, C2H2 है, और यहां C2H6 है। तो इस प्रकार से इसका सबसे कम, इसका उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा एसिटिलीन का। मीथेन में तो बॉन्ड ही नहीं है कार्बन कार्बन के बीच। 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर कहता है, पौधे के उत्तक, पौधे के उत्तक, बायोलॉजी का सवाल है। उत्तक जिनकी कोशिका विभाजन नहीं करती है उसे कहते हैं। तो पौधे में 2 उत्तक, विभाजोत्तकी, अस्थाई, सरल अस्थाई या कोई नहीं। तो कहता है कि कोशिका विभाजन जिसमें नहीं करेगी। तो ध्यान देंगे कि 2 उत्तक है, एक मेरिस्टेमेटिक विभाजोत्तकी, इसमें कोशिका डिवीजन करती है, यहां से विभाजन होता है। लेकिन परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट इसीलिए कहा गया है कि डिवीजन, यहां विभाजन नहीं होता है। और जब विभाजन नहीं होता है तो ध्यान देंगे संख्या जो होगा कोशिका का वो अस्थाई रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। और इस रूप में
अस्थाई ऊतक ही पौधे का एक ऐसा ऊतक है जिसमें कोशिका हमेशा कॉमन होती है। और अस्थाई ऊतक दो तरह का, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन एक अक्सर जो अप्रोप्रिएट चुनना है तो टोटल अस्थाई को ही चुनेंगे, ये ध्यान देना है। 10वां सवाल आपके लिए आपके स्क्रीन पर कहता है एक समान छड़ है, एक समान छड़ को एक वलय बना दिया जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र कहां होगा? वलय के परिधि में, वलय के केंद्र में, वलय के व्यास के किनारे पर, या कोई नहीं? तो एक छड़ जो होता है ऐसे होता है छड़, और छड़ का सीजी होता है सेंटर पॉइंट में, बीच में। लेकिन इसी छड़ को लुहार के पास ले जा करके ऐसे रिंग बना दें, यही छड़ को पीट करके गर्म करके, तो अब इसका सीजी यहां आ जाएगा। ये तो खाली जगह है, हवा में है, तो यहां पर जो वलय है ये, और वलय का ये क्या है? केंद्र है। तो आ गया अब कहां? तो वलय के केंद्र में आ गया। तो आंसर बी होगा। 11 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री का सवाल है, पीरियोडिक टेबल से, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान देना है। कहता है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी जो बनाई, वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी कब बनाई गई थी और इसमें कितने तत्वों को स्थान दिया गया था? तो ध्यान रखना है कि वर्तमान में तत्व हैं 118, लेकिन मेंडलीफ ने आवर्त सारणी तैयार किया 1869 में, 1869 में। रूस के रहने वाले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने जो काम किया उस समय कुल एलिमेंट की खोज जो हुई थी वो 63 थी। तो 63 एलिमेंट था, बना कब? 1869 में। तो आंसर जो जा रहा है इस क्वेश्चन का वो आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे, 1869 और ये 63 एलिमेंट। ये सवाल पूछा गया है बीपीएससी में हाल फिलहाल में। चलिए अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है वो 12 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कहता है कि निकृष्ट धातु नोबेल मेटल सोना को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया? सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोना को नोबेल मेटल कहा जाता है चूंकि रिएक्शन नहीं करता है। कहता है फर्स्ट ए में, 4A में, 1B में या सेकंड बी में। तो याद रखेंगे कि सोना एक नोबेल मेटल है जिसको हम लोग प्राइमरी गोल्ड कहते हैं, प्राइमरी गोल्ड। और प्राइमरी गोल्ड को 24 कैरेट सोना भी कहा जाता है, जबकि 22 कैरेट सोना जिसको 916 हॉलमार्क कहते हैं, इसमें 92% सोना होता है, तो याद रखना है। और बाकी जो 8% होता है वो कॉपर होता है, तो ध्यान रखेंगे। और शुद्ध सोना को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं, ये रिएक्शन नहीं करता है किसी भी कंडीशन में, और इसलिए इसको नोबेल मेटल कहा गया है। तो कहता है किसमें है? तो ध्यान देंगे सोना आवर्त सारणी के किस ग्रुप में है? तो फर्स्ट बी में है, फर्स्ट बी में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को जगह दिया गया है, ये ध्यान रखना है। किसमें? फर्स्ट बी में। और इन तीनों को कहा गया है क्वाइनेज मेटल, मुद्रा धातु। इसी से पुराने समय में सिक्के का निर्माण किया जाता था, चांदी से, सोना से और तांबा से। फर्स्ट ए में कौन है? तो अल्कली मेटल है। 4A में कौन है? तो 4A में कार्बन का ग्रुप है। और सेकंड बी में कौन है? तो कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये सब। तो ये ध्यान रखेंगे कि क्वाइनेज मेटल के रूप में इसको ध्यान रखेंगे। कहां है? गोल्ड फर्स्ट बी में है। अगला सवाल 13 नंबर क्या कह रहा है, या ध्यान दीजिए। कहता है आवर्त सारणी में अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस के वर्ग में ऊपर से चलें तो दूसरा तत्व कौन है? तो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में अक्रिय गैस, इनर्ट गैस उसको कहते हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में समानता 8 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और यह अक्रिय इसलिए कि इनका ऑक्टेट पूरा है, रिएक्शन नहीं करते, इनकी वैलेंसी 0 होती है, रिएक्शन नहीं करने के बाद अक्रिय गैस। तो कह रहा है दूसरा कौन है ऊपर से? नियोन है, क्रिप्टन है, जेनन है या रेडन है? तो याद रखेंगे सबसे ऊपर में हीलियम है, हीलियम के बाद नियोन है, नियोन के बाद क्रिप्टन है, क्रिप्टन के बाद जेनोन है और फिर रेडन है। तो आपको दूसरा ही पूछ रहा है, तो दूसरा कौन हो गया? नियोन हो गया। तो ध्यान रखना है आंसर नियोन होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है और ये 10वें स्थान पर है। चलिए आगे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 12 नंबर 14 नंबर सवाल 12वां सेट का क्वेश्चन आवर एट 9 PM चल रहा है। साइंस का बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आप लोग जरूर देखिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ग्रुप में। आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है ताकि हम और ज्यादा से अच्छे कंटेंट्स लेकर आ सकें। कर एक झूला पर बैठा हुआ झूल रहा बच्चा अगर खड़ा हो जाए तो झूले की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कह रहा है कि बढ़ जाएगा गति, घट जाएगी गति, समान रहेगी। तो झूला क्या होता है कि झूला एक हिंज से लटका हुआ स्ट्रक्चर होता है, इस पर एक बच्चा है जो बैठकर झूल रहा है। तो झूला जो होता है एसएचएम में काम करता है, और एसएचएम में टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट LYG के बराबर होता है।
√L/G के बराबर होता है, जहां लेंथ बढ़े पर टाइम बढ़ता है और जी बढ़ने पर टाइम घटता है। तो लेंथ यहां से यहां है, ये ध्यान रखना, ये L है। अब इस स्थिति में अगर बच्चा पहले बैठ रहा था और खड़ा हो जाएगा तो L जो होता है मानव का, वो CG से लिया जाता है जो मानव के नाभि में होता है। तो बैठा रहेगा तो नाभि नीचे रहेगा, खड़ा रहेगा तो नाभि थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो पहले बैठा हुआ तो लंबाई ज्यादा, खड़ा हो गया तो लंबाई कम। तो जैसे ही लंबाई छोटा होगा टाइम पीरियड क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो गति तेज हो जाएगी। तो याद रखना है आंसर गति बढ़ जाएगी। झूले की गति पूछ रहा है, कम समय में आपको जाना है तो तेज चलेंगे, और अगर ज्यादा समय में जाना है तो धीरे धीरे चलेंगे, इसलिए समय कमेगा लेकिन गति बढ़ जाएगी। अगला सवाल 15 नंबर आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कहता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से सवाल है, ग्रेविटेशन से फिजिक्स का। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्त काल कितना होता है, 24 घंटा, 28 दिन, 365 दिन या 90 दिन। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है कि अगर इसको पृथ्वी माने और पृथ्वी के बाहर एक सैटेलाइट लगाएं यहां जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा हो, घूम रहा हो ऐसे, तो अगर पृथ्वी के लिए ये अगर रेस्ट में हो और इसके लिए पृथ्वी रेस्ट में हो, मूवर रिलेटिव मोशन में, दोनों अगर मोशन जीरो हो, रेस्ट में हो एक दूसरे के लिए, तो इसको मानेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, भू स्थिर उपग्रह है। पृथ्वी के लिए स्थिर है और इसके लिए पृथ्वी स्थिर है। और इसके लिए क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन रात होता है, और इसी 24 घंटा में यह सैटेलाइट इस पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। तो जितना देर में ये अपने अक्ष पर घूमा उतना ही देर में सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में, कक्ष में घूम गया। इसलिए इसका 24 घंटा अगर ये काल है तो इसका भी काल 24 घंटा होगा, तभी जाकर के वो भू स्थिर उपग्रह कहलाएगा। तो याद रखना है। 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कहता है कि आहार नली जो फूड पाइप है हमारा, कौन सी संरचना है जहां भोजन के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। तीनों का, तीन का पाचन होना होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, तीन का ही पाचन। और तीनों का पाचन कहां पर होगा, फूड पाइप में, अमाशय मतलब पेट में, बड़ी आंत में, मुंह में या छोटी आंत में। तो याद रखेंगे कि ये तीनों का पाचन एक जगह जो होता है वो जगह है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, ये याद रखना है, पाचन नहीं होता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, अमाशय में प्रोटीन का, और मुंह में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो ये याद रखना है, जबकि यहां पर तीनों का पाचन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कॉन्सेप्चुअली। आगे चले तो 12 नंबर सेट का 17वां सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ लोग का सुझाव आया कि क्वेश्चन का लेवल ऊपर किया जाए, बिल्कुल ऊपर करेंगे। अभी स्टार्टिंग है और अभी भी क्वेश्चन का लेवल कम नहीं है। आप बनाइए और 20 में 20 बना के दिखाइए, हमको लगेगा कि बिल्कुल आपका लेवल अच्छा है। क्वेश्चन भी हम इंप्रूव करेंगे समय के साथ, जो मिलेगा आपको बीच बीच में। तो ध्यान रखना है, सभी चीजों पर ध्यान रखना है, आसान पर भी, मॉडरेट पर भी और टफ सवाल पर भी, सबको लेकर चलेंगे तो आपका रिजल्ट होगा। 17 नंबर सवाल कहता है गॉल ब्लैडर में जमा होने वाला द्रव भोजन के किस घटक का पाचन करता है। गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर कहां होता है, कहता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, कि सभी का। तो गॉल ब्लैडर होता है लीवर के पास। अगर ये लीवर है तो लीवर के नीचे वाले भाग में यहां गॉल ब्लैडर होता है, और लीवर जो लिक्विड बनाता है वो इसमें स्टोर रहता है, जिसका नाम वाइल है, पीत, और ये निकलता है छोटी आंत में और इसी वाइल से पाचन होता है। तो ध्यान रखेंगे कि किसका पाचन करता है, गॉल ब्लैडर से निकलने वाला बाइल। तो याद रखेंगे बाइल में वाइल साल्ट होता है, वाइल साल्ट होता है जो काम करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, और ये फैट्स को तोड़ देता है ताकि वसा पच जाए। तो ध्यान रखेंगे आंसर जो होगा इसका वो वसा होगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। इसलिए देखते होंगे जॉन्डिस होता है किसी को तो नॉर्मली फैट्स खाने के लिए डॉक्टर मना करता है, तेलीय, ऑयली, स्पाइसी चीजें नहीं खाना है, परहेज करना। आज का 18वां सवाल, क्वेश्चन आवर एट 9 PM, साइंस का सेशन चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण। लगातार देखिए, डेली देखिए वीडियो को जरूर। जब लाइव समय में नहीं देखते 9 बजे, बाद में देखिए, लेकिन देखिए जरूर, आपको काफी मदद मिलेगी एग्जाम के तैयारी में। कहता मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घटने पर कौन सा हार्मोन काम करता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन या सोमैटोस्टैटिन। तो ध्यान रखें ग्लूकोज के कंट्रोल का काम हमारे शरीर का पैनक्रियाज करता है, पैनक्रियाज अग्नाशय, और पैनक्रियाज से तीनों हार्मोन बनता है।
और तीनों के द्वारा ब्लड के ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित किया। ग्लूकोज का लेवल 80 से 120 मिलीग्राम होता है पर 100 ml ब्लड में, तो ये रहना चाहिए मेंटेन, इसके लिए काम कर रहा है। तो कहता है मात्रा घटेगा तो क्या होगा, किसी को ग्लूकोज कम हो जाए तो ग्लूकोज कमेगा तो काम करेगा ये जिसका नाम है ग्लूकागोन। कौन काम करेगा? ग्लूकागोन। और ये करेगा क्या? तो काम जो करेगा इंपॉर्टेंटली कि ग्लाइकोजेन को चेंज कर देगा किसमें? ग्लूकोज में। लेकिन जब ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो इस ग्लूकोज पर काम करेगा इंसुलिन, और इसको फिर से इंसुलिन कन्वर्ट कर देगा किसमें? ग्लाइकोजेन में। तो दोनों प्रक्रिया, जबकि सोमैटोस्टैटिन इन दोनों के क्रिया को कंट्रोल करता है। तो आंसर चला गया आपका बी के नाम जो ग्लूकागोन है। 19वां सवाल आज के क्वेश्चंस का कहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से सवाल है, बायोलॉजी का होलोफाइटिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? पौधे में, कवक में, जानवर में, हरे पौधे में। तो होलोफाइटिक मतलब क्या है कि जो पौधा फोटोसिंथेसिस करे वही होलोफाइटिक कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस क्रिया जो करेगा वो होलोफाइटिक कहलाएगा। और फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जल रिएक्शन करता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है, साथ ही जल बनता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। तो ये बनाने के लिए काम होता है और इसी से भोजन हो रहा है। तो ये बना करके भोजन करना होलोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ये होलोफाइटिक किसमें होगा? प्रकाश संश्लेषण जो करेगा। और प्रकाश संश्लेषण करेगा कौन? तो वो करेगा जिसका रंग हरा होगा। तो हरे पौधे, पौधे में सब पौधे नहीं, कवक भी नहीं करता, ये कलरलेस होता है। और जानवर जो होता है, ये जानवर होलोफाइटिक का उल्टा होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, जो बिल्कुल होलोफाइटिक का उल्टा, यहां ग्लूकोज को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाया जाता है। तो याद रखेंगे। और आज के सेशन का अंतिम महत्वपूर्ण 20वां सवाल कहता है, इनमें कौन सैंगीभोर है? सैंगीभोर बहुत बार पूछा गया है, आजकल चर्चा में है, तो ध्यान रखेंगे। सैंगीभोर कह रहा है मच्छर है, मधुमक्खी है, केचुआ है या मादा मच्छर है? तो सैंगीभोर उसको कहते हैं जो जानवर ब्लड को सक करता है, ब्लड चूसता है। तो ब्लड चूसने वाला सैंगीभोर कहलाता है। और सैंगीभोर होने का जो साक्ष्य है, अभी डेंगू फैला हुआ है पूरा, वो मच्छर के कारण। लेकिन ध्यान देंगे, मच्छर ये नहीं है, यहां पर मधुमक्खी नहीं है, केचुआ नहीं है, तो है कौन? तो एक ही ऑप्शन है, वो है मादा मच्छर। मादा मच्छर याद रखेंगे, ये क्या है? मादा मच्छर। र छूट गया है, लेकिन मादा मच्छर को याद रखेंगे। यहां मच्छर में अगर देखें तो मेल मच्छर जो है, मतलब नर मच्छर जो है, ये पौधे से भोजन लेता है, इसलिए सभी मच्छर को शामिल नहीं करेंगे। जबकि जो ब्लड चूसता है वो मादा मच्छर, डेंगू हो, मलेरिया हो या और भी कई बीमारियां जो मच्छर से फैलता है, तो उसमें जो भी बीमारी फैल रहा है वो मादा मच्छर से, फैलेरिया, मलेरिया, डेंगू, ये सब फीमेल से। तो डेंगू होता है तो फीमेल एडिज मच्छर, मलेरिया होता है तो फीमेल एनोफिलिस मच्छर, और अगर किसी को फलेरिया होता है तो फीमेल क्यूलेक्स मच्छर। और इस प्रकार से मच्छर ही सैंगीभोर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 20 सवाल कैसा लगा आप लोग ध्यान दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और लगातार देखते रहिए, ताकि हम और बेहतरीन सवाल एक लेवल का जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसके आधार पर और आगे काम होता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए 20 क्वेश्चंस के साथ, जो आर्ट्स का सेक्शन होगा। तब तक आप लोग लगातार स्टडी में बने रहिए, आराम मत कीजिए, रिजल्ट पर ध्यान दीजिए कि कैसे रिजल्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक जहां रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। चलिए मिलते हैं एक छोटे से सेशन के बाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।